नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चर्चा चल रही थी हमारी रेशियो और प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की। पहले तो माफी चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन हो गए, शायद 4-5-6 दिन हो गए, इसके अंदर हमारी क्लास है वो नहीं हो पाई, क्योंकि एक ऐसा मौसम चल रहा है, या मौसम भी कहें या फिर यूं कहें कि एक ऐसी भयानक बीमारी चल रही है जिसका प्रकोप चारों तरफ, जिस देश ही नहीं, लगभग ये मानो कि दुनिया के हर कोने में दुनिया के जितने लोग हैं वो इस बीमारी के कारण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। आज चाहे मैं हमारे राज्य की बात करूं या देश की बात करूं, हर किसी भी जगह अगर देखें तो स्थिति है वो थोड़ी सी घातक होती जा रही है। तो लगभग कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हुआ, कुछ ऐसे सिम्टम्स मेरे अंदर भी दिखाई दे रहे थे। तो मैंने चलो अच्छा हुआ कि रिपोर्ट वगैरह है वो सब नेगेटिव आई है, टेस्ट करवा लिया था। लेकिन तबीयत है वो थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी कि कुछ एक तो ये है ना कि जो जैसे मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से, और फिर थोड़ा सा डर है वो उसका कोविड का हो गया था। तो 5-6 दिन से रेस्ट ही चल रहा था, और अभी आज जाके कल तबीयत कुछ ठीक हुई है। तो मैंने सोचा चलो आज फिर क्लास है वो शुरू कर दी जाए। कहीं आपको ये लगा होगा कि 2 दिन तो क्लास ली, उसके बाद सर तो यहाँ से गायब ही हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो थोड़ी सी परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई, और अब आपकी क्लास है वो यहाँ से रेगुलर चलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपन। पीछे की जो क्लास थी, जो हमने दूसरी क्लास ली थी, आज तीसरी क्लास है। जो भी मेरे साथी आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से मेरे से रूबरू हो रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, या आज चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि ये जो चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। साथ में छोटा सा एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस अब फिलहाल हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो है एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप का बैच है उसका टारगेट है वो हम लेके चल रहे हैं। एग्जाम है वो आपकी पोस्टपोन हो चुकी है, और अब ये जो समय है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस समय को हाथ से मत जाने देना। ये बहुत अच्छा समय है, वो आपको मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सब चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। शाम को 4 बजे रोज मैथ्स की क्लास है वो आपकी रेगुलर शाम को 4 बजे होनी है। साथ में आपको हमारी जो ऐप है उस ऐप के ऊपर भी आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी, जो वीकली टेस्ट होगा, फिर मंथली टेस्ट भी लेंगे। इस प्रकार से जितना हम मैटर है आपको रिटर्न नोट्स है, पीडीएफ है, वो भी हम आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे सब्जेक्ट की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं पूरा मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ, स्पेशली अब फिर बच्चों के लिए और अभी लिख रहा हूँ कि अच्छी तरीके से हर चीज को क्लियरफाई करके आप तक है वो पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने 3 क्वेश्चन है रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में सामान्य जानकारी है वो हमने हासिल की थी। 2 दिन की जो क्लास है इसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं, और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे थे कि आप ये क्वेश्चन करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सर ये समस्या आ रही है। उस समस्या का तुरंत जितना जल्दी हो सकेगा उस समस्या का आपका समाधान है वो किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:9:11, मतलब तीनों का है जो मान है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मान, इनका जो रेशियो है, इन तीन ए और बी, ए बी और सी का जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है 4, 9 और 11। हमें क्या पूछा है? ए अपॉन बी रेशियो, बी अपॉन सी रेशियो, सी अपॉन ए, इसका मान क्या होगा? तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा आपको एक ही काम करना है कि ये जो हमें जो मान दिया हुआ है, यहाँ जो रेशियो में आपको जो मान दिया हुआ वो सीधा आप यहाँ पुट कर दो। कहाँ? ए की वैल्यू कितनी रख दो? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 9, और सी का मान है वो कितना है? 11 है। ये मान है आप डायरेक्टली आप यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? 4/9 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ? 9/11, और यहाँ के सी का मान कितना है? 11, और बटा में क्या आ जाएगा आपका? ए का मान कितना है? 4। अगर ऑप्शन में ये कहीं मिलता है तो ये तो होना ही होना है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ इसकी ये वैल्यू दी हुई मिल जाएगी। ये नहीं मिलेगी। आपको क्या देगा? आपको वो और देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसको आपको सरल करना पड़ेगा। और सरल कैसे करोगे? देखो इसमें क्या है कि वैसे संख्याएं कट नहीं रही है आपस में, और तो अगर जैसे 11 है, 9 है और 4 है, ये आपस में तो एक दूसरे से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि भाग चला जाए। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो संख्याएं है वो, हमारा अनुपात है वो थोड़ा सा बड़ा निकल कर आएगा। आपको बताया है कि अनुपात के अंदर किसी भी जो 2, 3, 4, 5 जितने भी अनुपात दे रखे हैं उनको समान संख्या से अगर भाग दिया जाए या समान संख्या से उनको गुणा किया जाए तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर उसमें कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, जैसे तीनों में कुछ जोड़ रहे हैं, तीनों में से कुछ 3, 4 जितने भी हैं उनमें से अगर कुछ घटा रहे हैं या कुछ जोड़ रहे हैं तो अनुपात है वो जरूर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उस
ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, इसके बाद हम वही चीज आगे लेने वाले हैं। तो अब ये देखो कि यहाँ हमें हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसी संख्या जिससे तीनों में भाग दे या तीनों में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, 11 को 9 से गुणा करोगे 99 और 99 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 396। गुणा करने का देखो तरीका, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हमें ये करना है कि जितना शॉर्ट तरीके से हम माइंड में अगर उसको कैलकुलेट कर सके तो क्या होगा। अब ये देखो मैंने 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 99 आया। अब 99 के बजाय अगर यही 100 होता तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाता 400। 99 100 में से एक कम है तो यहाँ भी 4 कम कर देना, 4 कम करोगे 400 में से 4 कम कर दो 396 आपका क्या आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, या मैं यूं कहूं कि एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 गुना, और 396 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आपको क्या करना है, आप ये करो कि बाकी की दो संख्याएं हैं उनसे ऊपर मल्टीप्लाई करो 11 गुना 4। मैंने ये कैसे किया, क्योंकि देखो 9 11 और 4, 9 11 4 से अगर 4 को आप गुणा करोगे 9 गुणा 11 गुणा 4 और बट्टे में क्या आपके पास 9 है तो 9 से 9 तो वैसे ही कट ही रहा है, तो बाकी की जो दो संख्याएं हैं वो गुणा में लिख दो केवल आप 9, और बाकी की दो संख्याएं क्या है 9 और 11, और यहाँ क्या आ जाएगा 11 और 4 के अलावा दो संख्याएं आपकी कौन सी आ गई 9 और सॉरी 9, ये 11 नहीं आएगा ना, यहाँ ये कितना आएगा 4 आएगा, 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 गुना 11। ये भी देखो ये बात आप शायद समझ गए होंगे कि जब मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वाली तीन संख्याओं का एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके मैंने उसको क्या किया है सब में मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम कितना आएगा 9 गुना 11 गुना 4 ही आएगा इसका। तो अब यहाँ अगर मैं 9 गुना 11 गुना 4 लिखूंगा, मैं वो 396 में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट और बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको अलग अलग ही मैंने लिखा है, नीचे वाली संख्या एग्जैक्टली कट जाएगी, 11 और 4 बचेगा, यहाँ 11 कटेगा 9 और 4 बचेगा, और यहाँ 4 कटेगा 9 और 11 बचेगा। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 गुना 11, एक और ये कितना आएगा 81 गुना 4, और ये कितना हो जाएगा 121 या 99 गुना 11 कर दो, 11 99 और 99 गुना 11। यहाँ इसका मान निकालोगे तो अब देखो 60 को 16 को किससे गुणा करना है 11 से, 16 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 160, 160 में 11 जोड़ दो 171 आएगा। यहाँ क्या 81 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 80 को करोगे तो कितना आएगा 320 आएगा, 8 चौक 32 320 आता है, तो 81 का करो तो 4 और जोड़ दो, या वैसे करो 4 एकम 4 और 324, 320 और 4 324 आ गया ना। और इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 99 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 99 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 990। तो 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 990, और 990 में 99 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1089 आएगा शायद। 11 99 9 और 11 99 और 8 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया रेशियो निकल कर आ गया। बाकी काट कटना पीटना तो शायद हो सकता है, पता नहीं 7 8 1 9 और नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें बिल्कुल चला जाएगा, और इसमें बिल्कुल यहाँ 3 का भाग है वो जाएगा, 3 का भाग जाने के बाद में क्या आएगा 3 बजो 15 और 15 और 2 21, 3 7 21, फिर भी जा सकता है एक बार, यहाँ 3 का भाग और भी जाएगा, और यहाँ देखो 3 का भाग दे तो 3 108, यहाँ भी चला जाएगा 3 का भाग, मतलब सीधा 9 का भाग है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और बचेगा कितना 8 और क्या 99 कहते पता ना, और यहाँ 9 से हम अगर भाग देंगे तो 9 30 27 और 5 24 6 54 19 36, और यहाँ करोगे तो कितनी बार जाएगा 121 बार। ठीक है, और यहाँ आगे शायद इससे ज्यादा है वो कैलकुलेशन नहीं होगी, फिर भी देख लेना आप। यहाँ तो अभी तो यहाँ होने वाली है नहीं, और अगर यहाँ मैं कर रहा था कि पहले मैं 3 से अगर करते तो बाद में देखो 3 वाला तो सीधा सा सिस्टम है, जोड़ के देख लिया करो 7 8 1 9 और 3 4 3 7 7 और 2 9, यहाँ भी 9 आ रहा है, और यहाँ 8 1 9 9 9 18। तो यहाँ देखो तीनों संख्याएं हैं वो, अगर ये चीजें तो आपको शायद पता होंगी लेकिन फिर भी बता दूं कि अगर इनका योग है वो 3 के गुणज में आता है तो 3 का भाग जाएगा, अगर 9 के गुणज में आ रहा है तो फिर किया जाएगा 9 का भाग जाएगा, और अगर 3 के गुणज में आ रहा है साथ में इकाई का अंक है वो सबका अगर सम है, जैसे यहाँ है
और यहाँ नहीं है। अगर यहाँ सम होता तो फिर 2 का भाग और भी चला जाता, 3 2 6 का भाग भी हम उसमें लगा सकते थे, लेकिन ये आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 19, 36 और 121। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, x और y का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। तो आपको किसका रेशियो निकालना है, 2x² माइनस 3y और रेशियो 2x प्लस y। करना कुछ नहीं है, आपको x की जगह क्या रखना है, 3 रख दो, और y की जगह क्या रख दो, 4 रख दो। यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, या मैं इसको सीधा मैं 9 लिख रहा हूँ, और माइनस 3 गुणा 4, और आगे रेशियो में क्या आएगा, 2x प्लस वाई, तो 2 गुणा 6, तो 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 6, तो x की जगह मैं 3 रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस y का मान आपको कितना है 4, ये रहा। ठीक है, अब यहां से हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 माइनस 12, 18 में से 12 गया कितना बचा 6, रेशियो 6 और 4 10, और ये आ जाएगा आपका आंसर है 3:5। ये लो, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ भी हमने क्या किया, केवल वैल्यू तो रखी है, उसके बाद थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में टाइम लग गया, और समझाने में थोड़ा ज्यादा वैसे ही लगता है, बाकी इतना टाइम है वो क्वेश्चन के अंदर लगना नहीं चाहिए, और लगेगा भी नहीं। श्योर, अगर 8 10 15 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो इस टाइप के, तो फिर मिनटों में आपके आंसर है वो निकल कर आएंगे, और जितने मैथ जितनी सोल्व करोगे, कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी, और जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतने ज्यादा आंसर जल्दी निकल कर आएंगे। चलिए आगे क्या कहा जाता है कि a का 20%। देखो, एक मैथ्स में हम एक शुरू से चीज पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सामान्य चीज के का मतलब क्या होता है, गुणा। किसी जगह का लिखा है मैथ्स के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा, और वो स्पेशली प्रतिशत में ही काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, a गुणा 20, प्रतिशत हटाओ, बटा में क्या आएगा 100, b का 30%, तो b गुणा 30 बटा 100, और c का क्या है 40%, तो c गुणा 40 बटा 100। यानी मैं अब देखो 100 है, 100 तीनों जगह 100 है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, ऊपर 0 0 है, ये भी आपस में ये मान लो कट जाएगा या हट जाएगा, जो भी आप उसको कहना चाहो। मतलब क्या बचेगा, 2a रेशियो 3b, और रेशियो कितना आएगा 4 सी। यहाँ देखो बराबर का निशान दे रखा है, भूल गया ना। ठीक है, अब ये देखिए आगे, जो अब क्या है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। यहां हमें जो तीनों जो अनुपात हैं वो क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। यानी सॉरी, अनुपात तो नहीं कहेंगे इनको, कि ये तीनों जो संख्याएं हैं 2a 3b और 4c है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है, a b और c का अनुपात निकालना है, यानी a b और c का मान निकालना है। जब ये तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो ये किसी न किसी के तो बराबर होंगे ही। चलो हम मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं इसको ये लिख सकता हूं ना कि 2a इज इक्वल टू 1, ये तीनों आपस में बराबर, और हमने ये मान लिया। आप 1 लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई एक कांस्टेंट मान सकते हो। मैं 1 मानता हूं, तो यहाँ a का मान है वो मेरे पास कितना आएगा 1/2। मैं यहाँ मानता हूं कि 3b है वो भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ से b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3, और यहाँ से 4c इज इक्वल टू 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो यहाँ से मेरे पास a रेशियो b रेशियो c का मान कितना निकल कर आया 1/2 अनुपात। देखो a का मान कितना है 1/2, b का मान कितना है 1/3, और c का मान कितना है 1/4। अब या तो इस फॉर्म में अगर आंसर है तो यहां से सही हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो ना, अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं पता कि कैसे निकालो, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को गुणा कर दो। एक तरीका तो ये गुणा, आपस में गुणा कर लो, वही आपका एलसीएम है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर जगह वही एलसीएम हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह। आप मान लो कि यहाँ अब जैसे यहाँ हम गुणा करेंगे 4 × 12 24 आएगा, लेकिन इसका एलसीएम वो कितना है, एलसीएम अगर निकालेंगे वो 12 आएगा, तो जरूरी नहीं, लेकिन उस चॉइस से आपका आंसर है वो करेक्ट निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, बाकी जो दो संख्याएं बचती हैं, जैसे आप a के मान के 1/2 यहाँ 1/2 की जगह लिख रहे हो, तो 2 छोड़ दो, बाकी जो दो संख्याएं उनको ऊपर गुणा कर दो। एक ये तरीका भी, और ये तरीका कैसे निकल कर आएगा, इसी गुणा वाले तरीके से निकल कर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12/2 कितना होगा 6, 12/3 कितना होगा 4, और 12/4 कितना हो जाएगा
3। ये लो जी आपका आंसर है वो यहाँ से आ गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे अब उस स्टेप, अब ये तो लगभग हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो हमारे हो गए। अब आगे हम थोड़ा सा और जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना कि एक अनुपात के अंदर हम ये जोड़ देते हैं ये घटा देते हैं, गुणा भाग वाले में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो अब हम यहाँ देखेंगे। चलिए फटाफट एक बार आप इसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गुणा भाग से है वो अनुपात की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई वहां उनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात हो जोड़ और बाकी करने की या जोड़ने और घटाने की, तब उनके मान में क्या है कि परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे उस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सब चीजों पर हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि जैसे हमें कोई संख्या दे दी जाती है कि दो संख्याएं हैं, वो इस अनुपात में, हमें केवल अनुपात दिया जाता है, संख्याएं नहीं दी जाती। अगर मान लो कि हमें सीधा दिया हुआ है कि कोई संख्याएं हैं वो इस अनुपात में दी हुई हैं और उनके अंदर मान लो कि ये संख्या 2 4 5 6 जो भी है ये जोड़ी जाती है, तो जोड़ने के बाद उनका अनुपात ये हो जाता है। आप संख्याएं ज्ञात करो या फिर कि उनमें क्या जोड़ें कि उनका अनुपात ये हो जाए, उनमें से क्या घटाएं कि उनका अनुपात ये हो जाए। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है और किस तरीके से उनका आंसर है वो निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि मुझे ये कहा जाता है कि कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, उनका रेशियो कितना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11। उसमें ये कहा जाता है कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर, क्या कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर क्या होता है कि इनका अनुपात 7 जोड़ने पर ये जो अनुपात है ये अनुपात आपका 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने की जरूरत है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। रेशियो के अंदर क्या होता है कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली ना, और रेशियो नहीं लगभग हर में यही होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, पकड़ लिया कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, क्या पूछना चाहता है, वो सब चीजें अगर आपने नोट कर ली ना तो इतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए कि दो संख्याएं 7:11 में है, तो मैं क्या इन संख्याओं को मान सकता हूं कि यहाँ मैं कहता हूं कि माना वो जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 7x और 11x। क्योंकि अनुपात कैसे निकलता है, किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उन संख्याओं का मान, अनुपात वाली ये संख्याएं हैं 7 और 11 जो रेशियो के जो दो मान हैं, इनको किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा करोगे तो इन दो संख्याओं के मान निकल कर आ जाएंगे। वो संख्या क्या है हमें पता नहीं, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा जाता है, देखो अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो 7:11 ही आएगा ना। तो अब यहाँ दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाता है, 7 जोड़ा जाता है। तो पहली तो ये संख्या 7x + 7 और दूसरी संख्या कितनी, 11x + 7। 7 जोड़ने पर इनका अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो ये 7 जोड़ दिया ना मैंने दोनों संख्याओं में, 7 जोड़ दिया, इनका अनुपात निकाल दो कितना है। क्या कह रहा है कि भैया 2:3 है उनका अनुपात है। अब क्या है, आगे संख्याओं का मान याद करो। अगर x की वैल्यू आएगी तो ये संख्याएं हमारे पास आएंगी या नहीं आएंगी। तो अब यहां से क्या होगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका आंसर है वो निकल आएगा। कितना होगा, 21x + 21 = 22x + 14। 7 21 7 21, दो को यहां से मल्टीप्लाई किया तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। अब यहां मैं क्या करूंगा, इस 21x को मैं उधर ले जाता हूं, तो 22x में से 21x घटाया कितना बचा। चलो मैं दो स्टेप लिख देता हूं, या तो मैं क्या करूं, मैं इसको पहले यहां ले आऊं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने इसको उल्टा लिख लिया, ठीक है। अब इस 21x को तो यहां ले आओ, यहां ले आऊंगा, 22 में से 21x घटाऊंगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा या नहीं बचेगा, कितना बचेगा, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 22x - 21x कितना, 1x बचेगा, = यहां कितना है 21 और 21, ये 14 प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 21 में से 14 गया, कितना बचा, ये 7।
तो अक्स का मान है वो आपके पास कितना निकल कर आ रहा है, 7 निकल कर आ रहा है। आपसे क्या पूछा है कि संख्याएं बताओ, तो ये रही दो संख्याएं, यहाँ अक्स का मान लिख दो। अक्स का मान लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक तो संख्या आएगी आपकी 49 और एक कितनी आएगी आपकी 77। ये लो जी, आपका यहाँ से आंसर आ गया। हो सकता है आपको ये भी पूछ ले कि यहाँ दोनों संख्याओं का मान ना दे के आपसे ये पूछ ले कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, और हो सकता है ये भी पूछ ले कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। ये चीज अगर समझ में आ गई ना, तो उसके बाद है कोई रोकने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चन सही करने से कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर है वो क्या आएगा, एकदम सही आने वाला है। ठीक है, चलिए एक इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे रेशियो के अंदर संबंध दिया हुआ आता है हमें, वो क्वेश्चन चलो हमें इससे पहले करना चाहिए था, लेकिन पहले इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देखते हैं कि दो संख्याएं हैं, वो क्या है कि 7:11 में है। इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन है कि दो संख्याएं या दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। फिर मुझे ये कहा जाता है कि मैं इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ूं, क्या जोड़ें कि अनुपात कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। कितना, 3:4। क्या होगा कि देखिए 7:11 दिया हुआ में क्या जोड़ूं कि 3:4 हो जाए। सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि देखो दो संख्याएं आप मान लो, कौन सी, 7 और 11। ठीक है, जो अनुपात दिया हुआ ना वही संख्याएं मान लो। यहाँ आपको अक्स नहीं मानना है, तो ये 7x और 11x मत मान लेना यहाँ, वरना थोड़ी सी क्या की दिक्कत हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ बता दूं। तो ठीक है, मुझे क्या कहा जाता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि माना मैंने दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा, दोनों संख्याओं में अक्स जोड़ने पर आपका अनुपात है वो अगर 3:4 हो जाता है। लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मेरे वर्ड पे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि माना दोनों संख्याओं में अक्स जोड़ने पर वो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। और दो संख्याएं क्या है, 7 और 11 मानी है, तो मैं 7 में भी अक्स जोड़ता हूँ, 11 संख्या है उसमें भी मैं अक्स जोड़ता हूँ। रेशियो कितना लिखूंगा, 3/4। वही चीज यहाँ जो हमने किया है वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 प्लस 4x इज इक्वल टू 11 या 33 प्लस 3x। 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, 3x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 28 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 33 में से 28 गया तो कितना बचा, 5। अक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। यही नहीं रुकना है, 2 या 3 सेकंड का समय और लेना है। 5 जोड़ो, 7 5 12, 11 में 5 जोड़ो 16, 12 और 16 अनुपात कितना आ रहा है, 4 से काटोगे 3:4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर है वो क्या है, एग्जैक्ट सही है। चलिए एक क्वेश्चन की और बात कर रहे थे हम। ये क्वेश्चन हमें अब जो आगे, इससे आगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है वो हमारे लाभ हानि की जब बात करेंगे, प्रतिशत की जब बात करेंगे, वहां इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके पास बहुत आएंगे। बहुत नहीं मतलब बहुत ज्यादा इस प्रकार के चीजों की आपको जरूरत है वो पढ़ने वाली, वहां नहीं, अभी जब आगे आए हुए के क्वेश्चन आएंगे वहां इन सबसे रिलेटेड वही होने वाला है। देखिए चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि दो संख्याएं 4:5 में है, उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, आपको 4:5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि दोनों संख्याओं का योग है वो 360 आता है। कितना आता है, दोनों संख्याओं का योग है वो 360 आ रहा है। तो आप दोनों संख्याएं ज्ञात करो। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या है कि दो संख्याएं 4:5 में दी हुई है, योग उनका 360 है। उन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का अनुमान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे इसको, यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही बात क्या मानूंगा कि माना संख्याएं कितनी है, 4x और 5x। कितनी, 4x और 5x। इन दोनों का योग कितना है, 360 दिया हुआ है, तो योग करके लिख दो।
4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना 360 है। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना 360 और x आपका कितना आ जाएगा 360 बटा 9 कितना आ जाएगा ये आ गया आपका 40। x का मान है वो यहाँ से कितना आ गया 40 आ गया। तो दोनों संख्याएं कितनी होंगी ये रही 4x और 5x यानी 4x तो कितना हो जाएगा 4x की जगह 40 रखोगे 4 गुणा 40 कितना आ जाएगा 160 और ये कितना है 5x है तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 40 कितना आ रहा है 200। 200 एक संख्या आ रही है 200 एक संख्या आ रही है 160 दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी दोनों का एडिशन करो दोनों का योग करो 200 और 300 360 है दोनों का योग कितना आ रहा है 360। इसका मतलब अपना उत्तर है वो क्या है एग्जैक्ट सही आया है। चलिए फटाफट नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक समानुपात का क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। फटाफट नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखते हैं समानुपात का क्वेश्चन है वो हम और देखते हैं कि अगर हमें अनुपात वाला तो हमने देख लिया कि अगर समानुपात के अंदर हमें ये दिया हुआ आ जाए कि चार संख्याएं हैं वो उनमें मैं क्या जोड़ूं कि वो मतलब समानुपाती हो जाए। क्या है कि अनुपात में तो ये दिया हुआ था कि इनमें क्या जोड़ेंगे इनका अनुपात चेंज होकर ये हो जाए और समानुपात में तो आपको संख्याएं आपको पता ही होता है कि जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वो दूसरी दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर कोई संख्या चार संख्याएं हैं वो समानुपात में नहीं है तो उनमें क्या जोड़ा जाए या उनमें क्या घटाया जाए ताकि वो संख्याएं हैं वो समानुपात में आ जाए। तो चलिए उस प्रकार का क्वेश्चन है हम देखते हैं कि चार संख्याएं हमें दी हुई है 5 और 13 एक में लेता हूं 22 और एक आ जाएगी 47। ठीक है कि ये चार संख्याएं हैं दिखाई दे रहा होगा शायद मार्कर में थोड़ी सी स्याही कम हो गई है 5 13 22 और 47 47 मैं मुझे ये कहा जाता है कि इनमें क्या जोड़ा जाए मुझे कहा जाता है कि इनमें मैं क्या जोड़ूं कि ये जो संख्याएं हैं ये समानुपाती हो जाएं। अभी फिलहाल ये समानुपात में नहीं है तो हम फिर वही करेंगे कि माना हमने क्या जोड़ा अक्सर मार्कर में शायद कम हो गई है। चलो माना अक्स जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाती है। ठीक है माना क्या है कि हमने इन चारों में क्या जोड़ा अक्स जोड़ा चारों में अक्स जोड़ेंगे तो ये संख्याएं हैं ये कितनी हो जाएगी ये तो हो जाएगी 5x ये 5 प्लस x ये कितनी हो जाएगी 13 प्लस x ये हो जाएगी आपकी 22 प्लस x और ये हो जाएगी आपकी 47 प्लस x। ठीक है तो चारों संख्याओं के अंदर हमें क्या है हमें x जोड़ दिया इसका मतलब अब ये क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ये समानुपाती हो गई तो समानुपाती दिखा दो भाई इनको 5 प्लस x बटा 13 प्लस x शायद मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रही होगी। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए मैं एक बार शायद डाल लेता हूँ ताकि दिखने ये सही है वो अच्छी और वैसे नहीं अगर क्लास की बात करें तो वही बात है कि जब व्हाइट बोर्ड है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई कलर दिखेगा तो वो आपका क्या दिखेगा ब्लैक ही दिखेगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब इन चारों संख्याओं को आप समानुपाती करके लिख दो 5 प्लस x दूसरी है कितनी 13 प्लस x तीसरी 22 प्लस x और चौथी आपकी कितनी है 47 प्लस x। चारों संख्याएं हमने समानुपात में लिख दी। अब करना क्या आपको कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक तो ये हो जाएगा 5 प्लस x और 47 प्लस x। ये तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसको शॉर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा एकदम शॉर्ट कैसे करेंगे पहले लेकिन हमें ये बेसिक तरीका है वो हमें देखना है। आगे हम कितना हो जाएगा 22 प्लस x और ये आगे 13 प्लस x 13 है। ठीक है चलिए अब यहाँ से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35 5 कैरी आपकी कितनी आएगी 3 5 20 और 3 23 235। ठीक है और अंदर फिर ये आ जाएगा 5x
फिर ये आएगा 47x और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 22 से 66, 6 आपकी कैरी आएगी, 6 22 से 22 और 6 कितना होगा 28, 286 प्लस 22x और 13, पहले 22x प्लस 13x और प्लस में क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर। x स्क्वायर तो बराबर के दोनों साइड से हम काट देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये 235 प्लस 47 और 5 कितना होगा 52x इज इक्वल टू 286 प्लस 22 और 13 कितना हो जाएगा 35x। अब यहाँ मैं 35 को इस साइड लेके आऊंगा और 235 को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो ये 52 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 17x। 17x इज इक्वल टू कितना 286 में से 235 घटाना है। अब 35 के बाद आप कैलकुलेट कर लो, 45, 55 और 65, या फिर सीधा सीधा अगर जोड़ें तो 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, इसमें अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 285 मतलब घटाएंगे तो 51 आएगा, कितना आएगा 51। और यहाँ जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी 51/17, यानी x का मान है वो कितना निकल कर आएगा आपका 3। ठीक है, x का मान 3 निकल कर आएगा, यानी इनमें हम क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, चारों संख्याओं में 3 जोड़ेंगे तो ये चारों संख्याएं किस में आ जाएंगी, ये समानुपात में आ जाएंगी, चारों संख्याएं किस में आ जाएंगी समानुपात में आ जाएंगी। अब सीधा सीधा कर तरीका बताऊं, मान लो कि ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 3 4 और 5, क्वेश्चन ऑप्शन है वो आपको लगभग लगभग से ही मिलेंगे, यानी एक आगे पीछे मिलेंगे, वो खास बड़ा अंतर है वो ये नहीं कि यहाँ 2 दे रखा है फिर 102 दे रखा है फिर 202 दे रखा है, इतना नहीं मिलेगा, लगभग आसपास बराबर से सेम सी संख्याएं मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इतना कैलकुलेशन करने के बजाय आप ये देखो ना, पहले 2 जोड़ो, 5 और 2 7, 13 और 2 15, 7 और 15 में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, लेकिन हो सकता है क्या पता आगे आगे आने वाली संख्याओं का अनुपात 7 और 15 हो जाए। तो 22 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 24, और 47 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 49, तो यहाँ तो कोई 7-15 का रेशियो नहीं बैठ रहा, इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। 3 जोड़ के देख लो, 5 और 3 8, 13 और 3 16, 8 और 16 1:2 बन रहा है, हो सकता है यहाँ कोई सॉल्यूशन है वो आपका निकल सकता है। कितना बन रहा है 1:2 बन रहा है ना, यहाँ आगे 3 जोड़ के देखो, 22 में 3 जोड़ोगे 25, 47 में 3 जोड़ोगे कितना 50, 25 और 50 रेशियो कितना बन रहा है 1:2 बन रहा है, तो ये लो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी तबीयत है वो थोड़ी सी खराब है अभी भी, धीरे धीरे थोड़ा सा देखो रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो लेकिन क्लास है वो मैं कोशिश ही करूंगा कि जितना ज्यादा टाइम आपको दे सकूं उतना टाइम आपको दूं। हो सकता है थोड़ा सा आवाज में भी आपको फर्क महसूस हो रहा होगा कि थोड़ी बहुत कम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से, नहीं कोई दिक्कत है वो थोड़ी सी नहीं आनी चाहिए। तो अब इस समय क्या है कि वैसे ही एक तो उस बीमारी का प्रकोप चल रहा है, तो वैसे दिमाग में वैसे टेंशन हो जाती है कि यार हम तो उस चीज से पीड़ित नहीं हो गए हैं, और फिर जुकाम और बुखार अगर आपको अच्छे तरीके से जकड़ लेते हैं तो शरीर में इतनी भयंकर कमजोरी आ जाती है, वो आप सबको पता है, शायद किसी न किसी रूप में आप सबने भी महसूस किया होगा। तो थोड़ी सी दिक्कत है वो होती है, वो 1-2 दिन 3 दिन में एकदम कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद दबा के मेहनत करेंगे आप और मैं साथ में, और टारगेट है वो हमें क्या है, हमारा वाई ग्रुप का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं तो उसको हमें अचीव करना है। अभी ये जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जितना टाइम मिलता है उसका जितना अच्छी तरीके से हो सके उस अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना है। और ये जो महामारी इस समय चल रही है, देश है वो इस कोरोना से कितना भयंकर परेशान है, देखो हर तरीके से हर वर्ग है, मैं सिर्फ और सिर्फ कोई छात्र की बात नहीं कर रहा, चाहे छात्र है, मतलब चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ वर्ग है, चाहे किसी भी प्रकार से कोई उद्योग धंधे हैं या जो मजदूर वगैरह हैं, आपकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 2 साल हो गए, बच्चे लगातार प्रमोट हो रहे हैं, 7वीं क्लास में प्रमोट हो गए, 8वीं क्लास में प्रमोट हो गए, कोई 5वीं 6वीं, इस प्रकार 2-2 साल से कंटिन्यू प्रमोट हो रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे सीखेंगे क्या, कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा फर्क है वो पड़ने वाला है, आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा सा घातक है वो साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों पर टेंशन लेने की बजाय हमें क्या करना है कि हमें फिलहाल के वक्त थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए हमारे प्रशासन को
और जो सरकार है उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए बी पॉजिटिव और खुद का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, घर से बाहर जरूरी हो तभी जाएं, पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क वगैरह, और जब घर पर वापस आएं तो पूर्ण तरीके से अपने आप को खुद को सैनिटाइज करें, कपड़े वगैरह हैं वो पहले धो लें, बाहर ही निकाल दें, और खुद भी नहा के कोशिश ये करें कि मैं नहा के ही घर आऊँ, ताकि अगर कुछ ऐसा बाय द वे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी, उससे भी आपको संक्रमित होने का डर नहीं रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।